156 स्काईसवुड सेक्ट की ओर यात्रा शुरू करना। जब वह शर्मा गांव लौटा तो अर्जुन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने पिछली बार कब छोड़ा था। शहर की भव्यता शर्मा गांव की विपन्नता के विपरीत थी। फिर भी अर्जुन को ये जगह ज्यादा पसंद थी क्योंकि इस स्थान ने उसके लिए रिश्तों की एक भावना को बनाए रखा था। शर्मा कुल पहुंचने पर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी वीरता पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उसे नहीं पहचानता था। कई युवक जब उसे देखते तो उत्साह से अर्जुन भैया कहकर उसका अभिवादन करते थे। नए साल का जश्न बहुत ही खुशियां लाया था और गांव रोशनी और चमकीले रंगों से भरा हुआ था। वार्षिक प्रतियोगिता के लिए अर्जुन के पास वहां खड़े होने का कोई मौका नहीं था। माहौल कुछ उदास हो गया क्योंकि अर्जुन भाग नहीं लेने वाला था। शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन, जो उनमें से अधिकांश से छोटा था, पहले से ही अंतर्निहित चियांशन स्तर पर था। एक बड़े व्यक्ति की तुलना में क्या हो सकता था जो अभी तक मार्शल जनरल क्षेत्र में नहीं था। इसलिए अंत में वार्षिक प्रतियोगिता के विजेता में जीतने का वह सामान्य रवैया नहीं था। जो हारे वे और भी अधिक निराश थे। मिंग्युए गेलो और उसकी बेटी भी शर्मा गांव आईं। हालांकि किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो यह नहीं जानता था कि मिंग्युए पहले से ही अर्जुन की औरत थी और शर्मा कुल का हिस्सा थी। छोटी लड़की की तो क्या बात है, अर्जुन और प्रिया उसे ऐसे बचाते थे मानो वे मुर्गियां हों और उसे एक छोटे चूजे की तरह समझते थे। शर्मा कुल की दूसरी पीढ़ी, जिसमें धर्मपाल भी शामिल थे, भी लगातार उसे प्यार दिया करते थे। इससे मिंग्युए के टूटे हुए दिल को फिर से गर्माहट महसूस हुई। दूसरों द्वारा परवाह किए जाने और प्यार किए जाने का एहसास बहुत अद्भुत था। नए साल के बाद अर्जुन ने अपने परिवार से विदा ली और सौकोस नगर जाने की तैयारी की ताकि वह वैनरेन वुशुआंग को ले सके और फिर वे एक साथ स्काईसवुड सेक्ट के लिए रवाना हो सकें। क्यूयू खुद को रो नहीं पाए। ये पहली बार था जब अर्जुन इतनी लंबी यात्रा पर जा रहा था। ये पहली बार भी था जब अर्जुन ने प्रिया को बड़े होने के बाद खुलेआम रोते हुए देखा था। उसकी नजरों में प्रिया हमेशा एक बुद्धिमान और मजबूत महिला थी। हालांकि एक महिला चाहे कितनी भी मजबूत हो, उसके कमजोर होने के समय भी होते हैं। माँ, मेरी चिंता मत करो। आपको अपना ध्यान रखना होगा और मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें यानकुल ले जाऊंगा, एक स्पष्टीकरण मांगूंगा और अंत में क्यू से मिलूंगा। अर्जुन ने प्रिया के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा क्योंकि वह उसका ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर रहा था। क्यू उस छोटे बच्चे के अलावा और कुछ नहीं थी जिसे यानकुल ने पहले अपहरण किया था। वह अर्जुन की बड़ी बहन थी। मैं इस पर जोर नहीं दूंगी। तुम्हारी आज की उपलब्धियों को देखो। मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। मैं चाहूंगी कि तुम अपना जीवन जारी रखो और जोखिम न उठाओ, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ये वही था जो वह वास्तव में अपने दिल में महसूस करती थी, लेकिन वह यानकुल में भी जाना चाहती थी। चाहे जो हो, चिंता मत करो। तुम्हारा बेटा यहाँ है। माँ, बस सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दो। आपको अपना ध्यान रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ रहूंगा। इन कुछ शब्दों ने अर्जुन की हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया। शर्मा कुल के आशीर्वाद के साथ अर्जुन ने शर्मा गांव छोड़ दिया। सौकोस नगर पहुंचने के बाद उसने वुशुआंग के साथ मिलकर एक गाड़ी किराए पर ली। उसके बाद जब उसने यूहे इनमें यूहे को देखा तो उसे एक तरह की अनिच्छा और अड़चन महसूस हुई। अंत में उसने समय को दोनों के दिलों का परीक्षण करने देने का फैसला किया। यू बहन, मैं आज विदा लेने आया हूँ। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? अर्जुन ने पिछले कुछ महीनों से यूहे इनको तूफानी हलचल के केंद्र में ला दिया था। कई लोग इस व्यवसाय को घूर रहे थे। हालांकि अपनी काली मछली और कछुए के सूप के साथ वही था जिसने यूहे इनको लगभग 10 से 20 साल की आय अर्जित करने में सक्षम बनाया था। फिर भी उसने थोड़ा असहज महसूस किया। अगर मैं थोड़ी देर बाद निपट नहीं पाई तो मैं धर्मशाला बेच दूंगी। दादा चाहते थे कि मैं उनके साथ खेती करने जाऊं, इसलिए मैंने अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। शायद मैं भी अंतर्निहित प्राप्त कर लूंगी। उस समय मैं तुम्हारे साथ 9 महाद्वीपों का दौरा कर पाऊंगी और कई सुंदर जगहों को देख पाऊंगी। यूहे ने मुस्कुराया। अपने दिखावे के बावजूद अर्जुन अभी भी उसकी आंखों में उदासी के संकेत देख सकता था। अर्जुन ने 2 एनर्जी एनहांसिंग फ्रूट के साथ साथ 2 एजिलिटी एनहांसिंग फ्रूट भी निकाले। जैसे ही यूहे ने फल खाए, अर्जुन ने उनके पाचन में सहायता के लिए अपनी क्यू का संचालन किया। हालांकि उसने उसे फलों के प्रभावों के बारे में नहीं बताया। इसे उसे मुआवजा देने का तरीका माना जा सकता था। इसे अपने दादा को दे दो और उन्हें बताना कि यह मेरी तरफ से है। यह उन्हें अपनी शक्ति को काफी हद तक बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। यूहे की नजर भ्रम से भरी थी जब उसने अर्जुन को वैनरेन वुशुआंग की ओर जाते हुए देखा। उसका इंतजार करने वाली महिला को कितनी सुंदर देखकर उसे एक तीव्र दबाव का एहसास हुआ, मानो यह उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो और उसे सांस लेने से रोक रहा हो। यूहे, तुम अभी भी उस उम्मीद से चिपके हुए क्यों हो? तुम दोनों अलग अलग दुनिया के थे। दोस्त बने रहना पहले से ही एक तरह का भाग्य माना जा सकता है।
इसके बारे में और मत सोचो। वह पुरुषों में एक ड्रैगन है। जल्दी या बाद में वह निश्चित रूप से आकाश में उड़ रहा होगा। यूहे की भावनाएं और अधिक अराजक होती गईं क्योंकि उसने अर्जुन और वुशुआंग को गाड़ी में बैठते देखा। उसका दिल अवसाद की एक परत से ढक गया क्योंकि वह मूर्खता से घोड़े की गाड़ी को अपनी नजरों से दूर जाते हुए देखती रही। तुम्हें उस महान सुंदरी से बिछड़ने का क्यों दुख है? वेनरेन वुशुआंग ने थोड़े उदास अर्जुन को देखा। मैं बिछड़ सकता हूँ, मैं बस अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। अर्जुन ने यू डोंगहाओ को 2 एजिलिटी एनहांसिंग फ्रूट और 2 स्मॉल रिवाइटलाइजिंग पैलेट देना चाहता था, ताकि भविष्य में अगर शर्माकुल को कोई परेशानी हो तो उसके पास मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। अर्जुन और वेनरेन वुशुआंग ने एक विशाल तंबू वाली गाड़ी किराए पर ली थी जिसे 4 धातु के बैलों मेटालिक बुल बीस्ट्स द्वारा खींचा जाता था। वे गाड़ी के अंदर ही खा और रह सकते थे। इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार के सूखे राशन के साथ लिया था। आखिरकार कैंगलैंग देश का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। गाड़ी के चालक लगभग 30 साल की उम्र के 2 हट्टे-कट्टे पुरुष थे। जब उन्होंने वेनरेन वुशुआंग को देखा तो वे उसकी सुंदरता पर थोड़ी देर के लिए जम गए, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गए। अर्जुन उनकी शांति से काफी प्रभावित हुआ। शायद उन्होंने अपने काम के दौरान कई सुंदरियों को देखा होगा। प्रस्थान करने के बाद अर्जुन ने गाड़ी चला रहे हट्टे-कट्टे आदमी से पूछा, भाइयों, अगर मैं कैंगलैंग देश जाना चाहूं तो कितना समय लगेगा? लगभग 2 महीने। अर्जुन बोलने में असमर्थ था। 9 महाद्वीप बहुत विशाल थे। धातु के बैलों का उपयोग करके भी कैंगलैंग देश जाने में लगभग 2 महीने की यात्रा की आवश्यकता थी। हालांकि धातु के बैलों की गति तेज नहीं थी, लेकिन उनकी धैर्य आश्चर्यजनक थी और प्रति 4 दिन की यात्रा के लिए केवल 6 घंटे के आराम की आवश्यकता होती थी। रास्ता लंबा और उबाऊ था। सौभाग्य से उस विशाल तंबू वाली गाड़ी के अंदर उसमें कई छोटे कक्ष बनाए गए थे। अर्जुन ने जानबूझकर एक बड़ी गाड़ी किराए पर ली थी जो एक बड़े परिवार के उपयोग के लिए थी। इस प्रकार गाड़ी में केवल उन दोनों के साथ ये बहुत ही सुस्त और विशाल महसूस होता था। शुरू में अर्जुन चिंतित था कि वह कहाँ खेती करेगा। जब उन्होंने अपनी सुस्त तंबू वाली गाड़ी देखी जिसमें वास्तव में कुछ छोटे कक्ष थे तो उसने राहत की सांस ली। अर्जुन, यह इतना उबाऊ है। मुझे कोई मजाक सुनाओ। वेनरेन वुशुआंग ने अर्जुन को देखा। मजाक? ठीक है, मुझे बहुत पता है। अर्जुन मुस्कुराया और बहुत आत्मविश्वास से दिखा। उबाऊ दूर करने के लिए मुझे कुछ सुनाओ। वेनरेन वुशुआंग ने खुशी से चिल्लाया। ठीक है, इसे सुनो। एक बार एक पहाड़ी गांव था जिसमें एक मुर्गे की गति अद्वितीय थी। वह घमंड करता था कि वह राक्षसी जानवरों से भी तेज था। मालिक अक्सर लोगों से घमंड करता था, कहता था कि उसका मुर्गा सबसे तेज था। एक अमीर आदमी गांव में आया और पहली नजर में मुर्गे से प्यार हो गया। मालिक से बात करते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें 2 लाख तौल चांदी दूंगा, मुर्गा मुझे बेच दो। मालिक ने जवाब दिया, मैं नहीं बेच रहा हूँ। अमीर आदमी ने जवाब दिया, 5 लाख। मालिक अनिच्छुक लगा जब उसने जवाब दिया, मैं नहीं बेच रहा हूँ। अमीर आदमी उस जवाब को सुनकर घबरा गया और 10 लाख तौल चांदी का अंतिम प्रस्ताव रखा। हालांकि मालिक का दिल हिल गया, फिर भी उसने जवाब दिया, मैं नहीं बेच रहा हूँ। अमीर आदमी ने गुस्से से कहा, ये तो सिर्फ एक मुर्गा है। तुम 10 लाख तौल चांदी के लिए भी इसे बेचने को तैयार नहीं हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है? अंत में मालिक ने बेबस होकर जवाब दिया, मैं बेचना तो चाहता था लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। हा, मालिक तो बहुत मजा किया है। वुशुआंग की प्यारी हंसी कानों को बहुत सुखद लगी क्योंकि वह मजाक समझने पर सहयोगपूर्ण तरीके से हंसी। अपनी चमकदार आंखों, सुंदर दांतों और अतुलनीय लचीलेपन के साथ वह अपनी पीढ़ी में एक अद्वितीय सुंदरी थी। 157 बाघ का रूप जीवंत हो उठा। समय धीरे धीरे बीत रहा था क्योंकि धातु के बैलों मेटालिक बुल बीस्ट्स द्वारा खींची जा रही गाड़ी एक सुस्त गति से आगे बढ़ रही थी। ये बहुत धीमी नहीं मानी जाती थी क्योंकि वे एक बहुत लंबी यात्रा पर थे। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए अर्जुन एक उड़ने वाले राक्षसी जानवर की सवारी के लिए और भी अधिक तरस गया। वे लोगों और गाड़ियों से भरे भीड़ भाड़ वाले बाजारों और पहाड़ी जंगलों से गुजर रहे थे। वे कभी कभी जानवरों की भयानक दहाड़ सुनते या मजबूत राक्षसी जानवरों को उड़ते हुए देखते थे। आज रात यहीं विश्राम करते हैं। धातु के बैल भी थक चुके हैं, मजबूत कोचवान ने अर्जुन और वेनरेन वुशुआंग से कहा। ठीक है, अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। अर्जुन ने वेनरेन वुशुआंग को देखने के लिए वापस मुड़ा और देखा कि उसके गाल लाल हो चुके थे। उसने भी दोनों कोचवानों के छिपे हुए इरादों को सुन लिया था। अर्जुन ने शुरू में सोचा था कि ये दोनों कोचवान मजबूत और हटे-कट्टे हैं। इसके अलावा वे वुशुआंग को देखकर भी अप्रभावित लगते थे। इस प्रकार उसने कैंगलैंग देश की यात्रा के लिए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया था। बस उसने यह नहीं सोचा था कि ये दोनों पुरुष इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाएंगे। अर्जुन ने यह नहीं सोचा था कि वे वुशुआंग को बिगाड़ने के बारे में सोचेंगे। ये देखकर कि वुशुआंग के पास देवी जैसी सुंदरता है,
उन्होंने बुरे विचारों को पालना शुरू कर दिया और उस रात लड़के को मारने और महिला को अपनी पत्नी बनाने के लिए ले जाने की तैयारी की। अगर यह इस बात का एहसास न होता कि उन्होंने यात्रा का लगभग 1/3 हिस्सा तय कर लिया है और उन्हें स्काईसवॉर्ड सेक्ट का रास्ता नहीं पता था, तो अर्जुन तुरंत इन दोनों बदमाशों को पकड़ लेता। दोनों मजबूत पुरुष काफी उच्च स्तर की खेती प्राप्त कर चुके लगते थे क्योंकि वे एक निडर आभा का उत्सर्जन करते थे। उन्हें काफी महिलाओं को बिगाड़ा होगा। सर्दी बहुत तेज थी और वे जंगल में थे जब उन चारों ने डेरा डाला और अपना राशन खाने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। आग के पास वैनरेन वुशुआंग का नजारा इतना सुंदर था कि यह सांस रोकने वाला था। वह सुंदर चेहरा जो थोड़ी धुएं से लाल हो गया था, उसे देखने वाले लोगों को पशुवत आवेग से भर देता था। अर्जुन शांति से मुस्कुराता रहा क्योंकि वह आग को जलाए रखता था। उन्हें देखे बिना भी वह दोनों पुरुषों की थोड़ी लाल हो चुकी नजर महसूस कर सकता था जो खुलेआम वुशुआंग को घूर रहे थे। अर्जुन ने इन दोनों छोटे लोगों की कोई परवाह नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जोकर के प्रदर्शन का आनंद ले रहा हो और वह मदद नहीं कर सका बल्कि वुशुआंग की ओर देखा। उनकी नजरें संयोग से टकराईं। उस क्षण अर्जुन को लगा कि उनका आदान प्रदान बहुत रहस्यमय था, मानो वे उस समय एक दूसरे के मन की बात जान सकते थे। उसी क्षण अर्जुन के पास खड़ा मजबूत आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी कमर से एक चमकदार छोटा ब्लेड फुर्ती से निकाला और कुशलता से अर्जुन की गर्दन के पीछे की ओर घोंप दिया। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। बिना एक नजर भी देखे अर्जुन ने सीधे ब्लेड के हैंडल को पकड़ लिया। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी जिससे सिर की खाल झुंझुनी भर गई। उस आदमी की चीखें केवल इसका मतलब था कि उसका एक हाथ अर्जुन द्वारा कुचल दिया गया था। दूसरा आदमी जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था वहीं खड़ा रह गया, दंग रह गया। ये सोचना कि कमजोर और नाजुक दिखने वाला अमीर परिवार का वह युवा मालिक लुओ की आंख को मार सकता है जो मार्शल योद्धा के 7वें दर्जे पर था। मैंने गलती की, मालिक, कृपया मेरी जान बख्श दें। मुझे पता नहीं था और मैं शायद अंधा था कि आपको अपना निशाना बनाया। अपना हाथ कुचले हुए वह आदमी बहुत पसीना बहा रहा था और माफी मांगता रहा। वह पहले ही अर्जुन की आंखों में शक्तिशाली हत्या की भावना महसूस कर सकता था। तुम गलत हो, हा। अर्जुन ने क्रोध में जोर से हंसते हुए कहा, अगर मेरे पास अपना बचाव करने की क्षमता नहीं होती तो क्या मैं ये भी नहीं जानते हुए मर गया होता कि क्या हुआ। अर्जुन भयंकर क्रोध से भर गया था। चूंकि यह वह था इसलिए सब ठीक हो गया, लेकिन अगर कोई अन्य साधारण व्यक्ति होता तो उन्हें भयंकर पीड़ा होती। जितना अधिक उसने सोचा उतना अधिक वह क्रोधित होता गया। वुशुआंग भी अर्जुन के शब्द सुनकर डर गई। हालांकि उसने पहले डर महसूस नहीं किया था क्योंकि वह अत्यधिक कुशल थी, लेकिन वह ये सोचने से नहीं रोक सकी कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अर्जुन ने तेजी से उस आदमी के दांतियन, डांशन और साथ ही निचले शरीर के कुछ एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर कुछ लात मारी। उसने दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा ही किया। इससे न केवल उनकी खेती नष्ट हो गई बल्कि वे नपुंसक भी हो गए। अर्जुन ने उसे मुख्य रूप से इसलिए नहीं मारा क्योंकि वे अभी भी कोचवान बन सकते थे। 9 महाद्वीपों की दुनिया शक्ति वालों का सम्मान करती थी, कमजोर मजबूत का शिकार बनते हैं। इसके अलावा उसने उन्हें मौत से भी बदतर भाग्य दिया था। यह एक शांत रात थी, लेकिन उनकी खेती बर्बाद होने पर कुछ दबी हुई चीखों की आवाज गूंजी। जंगल में अर्जुन और वुशुआंग के साथ गाड़ी में वे चाहते भी तो भाग नहीं सकते थे। इससे भी अधिक वे भागने की हिम्मत नहीं कर सके। वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र में अर्जुन ने अपनी हर रोज की तरह प्रशिक्षण जारी रखा। उसने 9 एनिमल्स मिमिक्री तकनीक के लिए केवल हिरन की गति और बाघ के रूप का अभ्यास किया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी आधी बंद रखी। हर बार जब वह प्रहार करता तो बाघ की दहाड़ की एक गहरी बहरी आवाज होती थी। जब बाघ का आरोहण टाइगर्स माउंट प्रहार करता था तो बाघ की दहाड़ की गूंज होती थी जो किसी के दिल को कांपा देती थी। उस क्षण अर्जुन एक ऊंचे दिग्गज की तरह था जिसमें ऊंची आभा थी। उसने क्यू जमा की और अपनी आभा को चरम पर पहुंचाया। इसके बाद बाघ का अवरोहण टाइगर्स डिसेंट था। अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये प्रतिद्वंद्वी पर दबाव डालने में सक्षम था। इसने एक भारी और विनाशकारी आभा जारी की और इसमें सबसे बड़ी शक्ति थी। उसकी आकृति में एक अद्वितीय तीक्ष्णता थी और पहले जमा किया गया क्यू एक विशाल महासागर के समान था। भारी समुद्री पानी भागने के लिए एक अंतराल खोजते हुए प्रतीत होता था क्योंकि वे हिंसक रूप से बाहर निकले। वे एक बड़े पहाड़ को नष्ट करने और यहां तक कि पलटने में सक्षम लग रहे थे। हुकिंग, हैंगिंग, पॉइंटिंग, कैरिंग, पियर्सिंग, स्लाइसिंग, हैकिंग। इसके बाद अर्जुन ने सॉलिटरी रैपिड फिस्ट, सॉलिटरी रैपिड फिस्ट और फ्री स्पिरिट स्टेप्स का अभ्यास किया। उसने छिपे हुए हथियारों, तलवार भेदन, तलवार इशारा करने और तलवार से काटने का भी एक एक करके निपटा। अंततः उसने हिरन की गति को फ्री स्पिरिट स्टेप्स में शामिल करने की कोशिश की। अर्जुन जिसका लक्ष्य रखा था वह उच्च स्तर का समावेश था। इससे ये होगा कि फ्री स्पिरिट स्टेप्स और हिरन की गति उस चरण तक पहुंच जाएंगे जहां वे एक बन गए हों। लेकिन अर्जुन समझ गया कि इसे प्राप्त करने में उसे अभी भी अधिक समय चाहिए होगा। बाघ का रूप,
अर्जुन ने बाघ के रूप पर अपना समय समर्पित कर दिया था। बाघ के रूप में कई आक्रामक तकनीकें हैं। 4 शक्तिशाली किलर मूव्स के अलावा अभी भी बाघ का फाड़ना, टाइगर लैसरेशन, बाघ का पंजा हमला, टाइगर क्लॉ अटैक और बाघ की छलांग, टाइगर लंज थे। बाघ का रूप तीक्ष्णता के साथ आक्रामक लक्षणों पर जोर देता है। अर्जुन के पास आक्रामक तकनीकों की कमी थी। उसने अतीत में मुख्य रूप से सहायक तकनीकें अपनाई थीं। इस समय तक अंतर्निहित विशेषज्ञों की हत्या से लेकर गोल्डन रिंग स्नैक किंग तक उसने अपनी भयानक ब्रूट फोर्स और प्राइमोर्डियल फ्लेम्स के अद्भुत प्रभावों पर भरोसा किया था। अर्जुन ने बाघ के रूप का बार बार अभ्यास किया। धीरे धीरे बाघ की दहाड़ के साथ अर्जुन खुद एक विशाल बाघ में बदल गया। उसने सॉलिटरी रैपिड फिस्ट की तकनीकों को धीरे धीरे बाघ के रूप में शामिल कर लिया। सॉलिटरी रैपिड फिस्ट में केवल एक चाल है, या यहाँ तक कि कहा जा सकता है एक तरकीब है। ये प्रतिद्वंद्वी द्वारा की गई चालों के अनुसार बदलता है। बाघ का रूप तीक्ष्ण आक्रमणों पर ध्यान केंद्रित करता है और रैपिड सॉलिटरी फिस्ट के समावेश के साथ इसकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से मतभेदों को महसूस किया, मानो एक बाघ की बुद्धि को एक इंसान की बुद्धि से बदल दिया गया हो। इस प्रकार संयुक्त व्यक्ति के पास अधिक बुद्धि होगी। बुद्धि मूल रूप से रैपिड सॉलिटरी फिस्ट की अनूठी विशेषता थी। बाघ के रूप और रैपिड सॉलिटरी फिस्ट के साथ चालों के संयोजन के प्रभावों से अर्जुन ने एक जोरदार और लंबी दहाड़ भरी। बाघ का रूप जीवंत हो उठा। अर्जुन को यहाँ तक महसूस हुआ कि उसका वर्तमान स्व या भविष्य का स्व अन्य मार्शल तकनीकों को अपना सकता है। ऐसे थे जो एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक पूरक के रूप में काम कर सकते थे। ये सहायक तकनीकों का असली आकर्षण था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक उसकी इच्छा के अनुसार 63 चक्रों में सफल हो गई। जबकि वह खुश था, अर्जुन जानता था कि अगली बाधा और भी अधिक होगी। जब अर्जुन अगली सुबह जागा तो धातु के बैल पहले से ही रास्ते पर थे। अर्जुन अपने कमरे से बाहर आया और देखा कि वू शुआंग पहले से जाग चुकी थी और खिड़की के पास खड़ी थी। वह दूर पहाड़ों की ओर देख रही थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सभी जीवित प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। शालीनता और पवित्रता में आकर्षक आकर्षण से केवल एक पतली रेखा का अंतर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों परस्पर बदलने योग्य थे। कुछ लोगों को ऐसी महिलाएं पसंद थीं जो संयत और शुद्ध थीं, जबकि कुछ लोग आकर्षक और व्यभिचारी महिलाओं को प्राथमिकता देते थे और इससे भी अधिक जो अनिश्चित थे। अर्जुन ने वू शुआंग को देखा और मुस्कुराया क्योंकि वह उसके सुंदर और अद्वितीय मेकअप रहित चेहरे को देख रहा था। वह उसके अद्भुत पीछे के नज़ारे को घूरता रहा और उस अत्यंत आकर्षक उपस्थिति को। लेकिन अर्जुन हमेशा उस दृश्य को याद करता था जब वह स्नान कर रही थी। 158 व्यभिचारी अंतर्निहित विशेषज्ञ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए वैनरेन वू शुआंग को देखा। उसने उसकी प्राकृतिक अतुलनीय सुंदरता, उसके सुंदर शरीर और उसकी अद्वितीय सुंदरता को ताका। स्नान के दौरान उसके उठे हुए नितंबों का आकर्षक चित्र अर्जुन के मन में उभर आया। कहाँ देख रहे हो, तुम तो बड़े शरारती हो। वैनरेन वू शुआंग ने देखा कि अर्जुन उसके नितंबों को घूर रहा था और उसने आकर्षक ढंग से थपथपाया। अरे, तुम कपड़ों के साथ या बिना कपड़ों के दोनों में ही बहुत मनमोहक लगती हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वैनरेन वू शुआंग ने अपनी संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और लाल हो गई। उसने अर्जुन की ओर तिरस्कार से देखा। उसका थोड़ा सा आकर्षक भाव था और उसके लाल होंठ उसकी असंतोष का संकेत दे रहे थे। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं दोपहर के भोजन के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा और तुम इसे अपने दिल की इच्छानुसार आनंद ले सकती हो। अर्जुन ने मजाक को बहुत आगे बढ़ने से पहले रोक दिया। मैं जो राशन खा रही हूँ वह बहुत बेस्वाद और भयानक है, वैनरेन वू शुआंग ने दयनीय ढंग से कहा। अर्जुन को ऐसा लगा मानो वह सूक्ष्म रूप से उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसके स्नेहपूर्ण पक्ष को देखकर अर्जुन ने वैनरेन वू शुआंग की सीधी और आकर्षक नाक को अचानक दबा लिया। अर्जुन उसके सिर को ऐसे ही सहलाना चाहता था जैसे वह क्यूबेई के लिए करता था, लेकिन उसने अपने बालों को एक ऊंची पोनीटेल में बांधा था। वह केवल उसकी सीधी और आकर्षक नाक ही दबा सका। वैनरेन वू शुआंग को यह मजेदार लगा कि अर्जुन ने उसकी नाक दबाए। हालांकि उसकी उम्र को देखना आसान है, वह अपने आत्म अभ्यास और स्वभाव का उत्पाद है। कुछ लोग तो उसे वैनरेन वू शुआंग से बड़ा भी समझ लेते हैं। हालांकि वैनरेन वू शुआंग की आंखों में वह दुष्ट सुंदर चेहरा जो महिलाओं को मोहित करता है, उसके लिए बस एक युवक था। उसने अर्जुन का हाथ झाड़ दिया और उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। अर्जुन ने आनंद में आंखें बंद कर लीं। यही उन हाथों ने उसे रसायन विद्या में ज्ञान प्राप्त कराया था। प्राइमल कैओटिक डिवाइन नीडल तकनीक, यिन-यांग की प्राचीन तकनीक की लपटें और यहाँ तक कि स्मॉल रिवाइटलाइजिंग पैलेट की खेती। कोई नहीं जानता कि वह इन सबको कब सीख पाता। ज्ञान की उस झलक के कारण कई आपदाओं से बचा। अगर उसकी रसायन विद्या न होती तो शर्मा कुल इतिहास से मिट गया होता। जितना अधिक अर्जुन ने सोचा, उतना अधिक उसने इन हाथों का आभार महसूस किया। अनजाने में उसने उन जैद सफेद हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सर्दी के मौसम में वे गर्म लग रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वे पकड़ने में नर्म, चिकने और आरामदायक थे।
अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? वेनरेन वुशुआंग ने देखा कि अर्जुन उसके हाथ को मोहित होकर देख रहा है, उसे ध्यान से सहला रहा है। इससे उसके दिल में एक झुनझुनी सी महसूस हुई। यही हाथ है जिसने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया। यह एक पवित्र हाथ है और मुझे इसका धन्यवाद करना होगा, अर्जुन ने कहा और उसके हाथ पर एक हल्का चुंबन दिया। आह, ये टिकली है। तो ये रहा एक और। वेनरेन वुशुआंग हंसी और अर्जुन के हाथ पर एक और थप्पड़ मारा। कितनी सुंदर और मनमोहक मुस्कान। दोपहर में अर्जुन ने थके हुए कोचवानों को विराम दिया और 2 बर्फीले पहाड़ के मुर्गियों जूशन चिकन्स का शिकार करने गया। उसने वेनरेन वुशुआंग को एक स्वादिष्ट भोजन का वादा किया था। पंख उड़ाना, अंदरूनी अंग निकालना, आग जलाना और बर्फीले पहाड़ की मुर्गी के टुकड़े करना। अर्जुन ने कुशल गति के साथ काम किया, मानो एक कलाकृति बना रहा हो। बर्तन निकालो। वह बर्तन जो अर्जुन ने अपने सामान से निकाला, वह वास्तव में वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र से लाया गया था। फिर अर्जुन ने ड्रंकन फ्रेग्रेंस फ्रूट का आधा टुकड़ा, साथ ही अन्य सामग्री जो उसने तैयार की थी, मिला दी। जब नशीली सुगंध हवा में फैल गई, तो निराश कोचवान भी अर्जुन और वेनरेन वुशुआंग के सामने बर्तन की ओर उत्साह से देखने लगे। वाह, यह इतनी सुगंधित कैसे हो सकती है? वेनरेन वुशुआंग ने अविश्वास से अर्जुन को देखा। क्यों नहीं, मेरा मतलब है, वास्तव में ऐसी आकर्षक सुगंध मौजूद है। अगर ये दिन न होता तो मुझे इतनी अद्भुत गंध के बारे में पता नहीं होता, वेनरेन वुशुआंग ने अपने होठों को चाटते हुए टिप्पणी की। जब उसने वह गुलाबी जीभ देखी तो अर्जुन का दिल छाती के खिलाफ जोर से धड़का। वेनरेन वुशुआंग ने भी इसे सुना जब वह लाल हो गई क्योंकि उसने उसे अपने होठों को घूरते देखा। एक तरफ 2 हटे कट्टे कोचवान सूखे और बेस्वाद राशन को चबाते हुए विशेष रूप से निराश दिखते थे। वे खुद की तुलना अर्जुन और वेनरेन वुशुआंग से कर रहे थे जो बर्तन पर दावत लगा रहे थे। चिकन सूप अमृत जैसा था और चिकन के टुकड़े नर्म, सुगंधित और स्वर्गीय थे। स्वादिष्ट, बिल्कुल स्वादिष्ट। अर्जुन, क्या तुम यह मेरे लिए हर दिन बना सकते हो? वेनरेन वुशुआंग ने संतुष्टि से अपने थोड़े फूले हुए पेट को रगड़ते हुए कहा। मुझे पति बुलाओ और मैं बनाऊंगा, या जानू भी चलेगा। अगर यह बहुत है तो भाई भी स्वीकार्य है। अर्जुन जानता है कि चिकन पहली बार खाने के बाद एक व्यक्ति और अधिक चाहता है, इसलिए वह इस असाधारण महिला को छेड़ने से नहीं रोक सका। सपने मत देखो। हो, तुमने मेरा काफी फायदा उठाया है। अपनी शर्तें बदलो। वेनरेन वुशुआंग ने त्योरी चढ़ाई, चिंतित और शर्मिंदा महसूस करते हुए। मैं अपनी शर्तें बदल सकता हूं। तुम्हें सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि तुम मेरी हो। तुम्हें स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने बनावटी विचार के साथ मजाक किया। नहीं, क्या ये वही नहीं है? वेनरेन वुशुआंग ने कड़वाहट से अर्जुन की ओर देखा। तो चलो एक सरल में बदलते हैं, मुझे चूमो। यह आसान है ना? अगर ये तुम्हारा चेहरा काटना है तो मैं सहमत हूँ। अपने रास्ते पर वापस धातु के बैलों को इस निर्जन पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश करे हुए 10 दिन बीत चुके थे। प्रवेश करने के लिए उन्हें संकीर्ण और लंबी घाटी से गुजरना होगा। दोस्त, तुम हमारा काफी समय से पीछा कर रहे हो। अगर तुमने हमला नहीं किया तो मैं घाटी में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्जुन ने अचानक एक स्पष्ट आवाज के साथ घोषणा की। ये भेदने वाली थी, लेकिन जोर से नहीं। हा, तुम्हें वाकई तेज इंद्रियां हैं। पहाड़ों में एक जंगली हंसी गूंजी। एक लाल चेहरे वाला हट्टा कट्टा आदमी सड़क के बीच में प्रकट हुआ। अर्जुन ने उस आदमी को नापा जब वह वेनरेन वुशुआंग के साथ धातु के बैलों से नीचे उतरा। उसके भद्दे चेहरे, एक राक्षसी नाक, एक विशाल मुंह और आंखें जो भेदने वाली थीं लेकिन कामुक थीं। वह 40 का लग रहा था और एक आम आदमी की तरह पोशाक पहने था। उस क्षण वह वेनरेन वुशुआंग को उस चमक के साथ घूर रहा था जिसे सभी पुरुष पहचान सकते थे। हटे कट्टे आदमी का सबसे अनूठा हिस्सा उसके हाथ थे जो एक ताड़ के पंखे के आकार के थे। वे एक सामान्य हाथ से 2 गुने बड़े थे और उनमें 10 मोटी उंगलियां थीं जो असामान्य रूप से सुस्त और सुनहरी थीं। बोलो, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? अर्जुन ने त्योरी चढ़ाई। वह देख सकता था कि वह आदमी मजबूत था, कम से कम सीतू कुल के आदमी से मजबूत। लेकिन इतने निर्जन स्थान पर उससे मिलना अजीब नहीं लगता था। मैं जीवन में केवल 2 चीजों की इच्छा रखता हूं, भोजन और स्त्रियां। आदमी ने एक दुष्ट हंसी के साथ जवाब दिया जो उसकी बड़ी आंखों के साथ किसी को भी थर्रा सकती थी। वेनरेन वुशुआंग को असहज, यहां तक कि भयभीत भी महसूस हुआ। 159 दुष्ट चाल, बाघ की पूंछ का कोड़ा प्रहार। वेनरेन वुशुआंग को उसकी शैतानी और कामुक निगाह में देखकर असहज, यहां तक कि भयभीत भी महसूस हुई। अर्जुन ने वुशुआंग का हाथ हल्के से पकड़ा और कहा, वुशुआंग, तुम गाड़ी पर जाकर प्रतीक्षा करो। मैं इस विकृत आदमी को एक पल में भगा दूंगा। युवक, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं केवल तुम्हारे द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन को खाना चाहता हूँ। जब तक तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मुझे वह स्वादिष्ट भोजन बनाओगे जिसकी सुगंध मैंने पहले महसूस की थी और इस स्त्री को मेरे साथ कुछ दिनों के लिए रहने दोगे, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। वह डरावना आदमी ऐसा बोला मानो वह दान दे रहा हो।
वह एक स्वाभाविक भाव बना रहा था। देखना, तुम्हारे कोल्हू में गधे की तरह देखते हो, तुम खुद को कौन समझते हो। अर्जुन क्रोधित हो गया, उससे भी अधिक जब उसने दोनों कोचवानों के छिपे हुए इरादों के बारे में सुना था। यह मुख्य रूप से उस आदमी के स्वर, घमंड और अहंकारी प्रकृति के कारण था। वह ऐसा व्यवहार करता था मानो वह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हो। उसने एक धर्मी आदमी की तरह भी अभिनय किया, जबकि वास्तव में वह बस एकमात्र कामुक व्यभिचारी था। एक कहावत है जो कहती है, एक दिखावटी बेशर्म एक वेश्या से भी अधिक शर्मनाक होता है। उसका व्यवहार एक वेश्या से भी बदतर था, जो कम से कम अपने काम के प्रति खुली थी। अर्जुन के शब्द सुनने के बाद वह आदमी दंग रह गया। ऐसा नहीं था कि उसे पहले किसी ने गाली नहीं दी थी, बल्कि वे सभी मर चुके थे। उसके सामने खड़ा ये युवक कुछ नहीं जानता था और उसे डांट रहा था। क्या उसने सोचा था कि वह उसे नहीं मारेगा? लड़के, अपने फैसले पर पछताने के लिए अभी भी समय है। अगर नहीं, तो मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीड़ित करूंगा कि तुम मरने की कामना करोगे। मैं तुम्हें अपनी आंखों से ये भी देखने दूंगा कि मैं तुम्हारी औरत के साथ कैसे खेलता हूँ, सभी तरह की तकनीकों का उपयोग करके जो निश्चित रूप से एक नजर दिखाएंगी। आदमी का बड़ा चेहरा, जिसने उसके कामुक और दुर्भावनापूर्ण इरादों को प्रदर्शित किया, दूसरों को डरा दिया। वुशुआंग क्रोध से लाल हो गई जब उसने उस आदमी की ओर देखा। ऐसे अशिष्ट लोगों से निपटने का कोई अन्य तरीका नहीं था सिवाय लड़ाई के। तुम्हारे लिए यहाँ से भागने का अभी भी समय है, अर्जुन ने एक मृदु आवाज में कहा, तिरस्कार महसूस करते हुए। तुम जैसा एक असभ्य आदमी मेरे द्वारा जानी जाने वाली तकनीकों की तुलना कैसे कर सकता है? मेरे पिछले जीवन में मैंने उस द्वीप देश जापानी एवी की सभी फिल्मों से गुजरा था। आदमी ने क्रोधित आंखों से घूरा, जो तांबे की घंटियों की जोड़ी की तरह दिखती थीं। उसकी मुट्ठी चटकी और जल्द ही सुनहरी रोशनी की एक परत ने उसके हाथों को ढांप लिया। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी ताकत उसके दोनों हाथों में थी। अर्जुन ने यही अनुमान लगाया था जब उसने पहली बार उसके हाथ देखे थे। अंतर्निहित चियांशन की क्यों सुनहरी रोशनी के भीतर छिपी हुई थी। लड़के, मैं तुम्हें तुरंत मरने नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें आज अपने घमंड की कीमत चुकाऊंगा। जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हारी औरत को तुम्हारे सामने ले जाऊंगा। ये पहली बार है जब मैंने इतनी सुंदर औरत देखी है। उस त्वचा को देखो, इसे छूने में निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अर्जुन, मेरे लिए उसे मार दो। वुशुआंग क्रोध से लाल होकर उस आदमी की ओर देखने लगी। अर्जुन पहले ही उस आदमी की ओर चल रहा था। जब वुशुआंग ने अपनी बात कही, तो अर्जुन ने तुरंत अपनी गति को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया और साथ ही उस आदमी की छाती की ओर झपट्टा मारते हुए फाड़ने की गति में अपने हाथों को क्रॉस किया। आदमी अर्जुन की गति देखकर स्पष्ट रूप से दंग रह गया। उसकी बड़ी तांबे की घंटी जैसी आंखों से एक किरण फूट पड़ी। अर्जुन की फाड़ने की तकनीक तेज लग रही थी और एक कम बाघ की दहाड़ के साथ थी, जिससे उसे बेचैन और परेशान महसूस हुआ। केवल उसी क्षण उस आदमी ने अर्जुन को अपना प्रतिद्वंद्वी माना। उसने शुरू में अर्जुन को अपनी रखेल के साथ एक अमीर परिवार का युवा मालिक समझा था जब उसने उसकी नाजुक उपस्थिति देखी थी। अब उसे पता चला कि वह गलत था। सुनहरी रोशनी से ढके उसके दोनों हाथ बहुत तेज गति से अर्जुन के हाथों के संपर्क में आए। बैंग बैंग, कुछ गहरी आवाजें गूंजी, मानो दो बड़े पहाड़ टकरा गए हों। धूल उड़ गई। अर्जुन के हमले की बाघ की दहाड़ से स्थिति अराजकता और अंधकार में लग रही थी। किसे पता था कि अर्जुन को उसके होंठों के कोने से खून बहता हुआ उड़ा दिया जाएगा। हालांकि वह पैरों पर उतरने में कामयाब रहा। दूसरी ओर आदमी को 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता और अर्जुन को आश्चर्य से देखा। अर्जुन और भी अधिक आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक की चौथी परत के सफल होने के बाद से चोट लगी थी। अर्जुन, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वुशुआंग अर्जुन की ओर बेतहाशा भागी जब उसने उसके मुंह के कोने पर खून देखा। उसे पता था कि अर्जुन बहुत मजबूत है और उसने उससे एक चाल में हारने की उम्मीद नहीं की थी। मैं ठीक हूँ। इस व्यक्ति की तकनीक वास्तव में अजीब है। वह लगभग एक ही समय में 2 मजबूत बल लगाने में सक्षम है। इसके अलावा उसके पास विशाल शक्ति है और मैं सावधान नहीं था। शुक्र है कि मैंने इसे पहले ही नोटिस कर लिया था। अर्जुन ने बेचैन और चिंतित वुशुआंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वह डरावना आदमी और भी अधिक आश्चर्यचकित था। उसने अनगिनत विशेषज्ञों को हराने के लिए इस दूसरी लहर पर भरोसा किया था। ये सोचना कि वह आज अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने में सक्षम नहीं था, इसका मतलब था कि लड़के का शरीर काफी मजबूत था। अगर आदमी ने तीसरी लहर की खेती की होती तो उसका प्रतिद्वंद्वी शायद भले ही न मरा हो, भारी चोटों से गुजरता। अर्जुन ने सुनहरी रोशनी के साथ चमकती हुई हाथों की जोड़ी को देखा। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी उसकी देवी जैसी गुरु के स्तर पर होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी। फ्री स्पिरिट स्टेप्स का उपयोग करते हुए अर्जुन ने उस गति का प्रदर्शन किया जिस पर वह गर्व करता था। उसे बस अपने प्रतिद्वंद्वी से तेज होने की जरूरत थी।
अर्जुन बाघ के रूप का उपयोग पहली बार प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ करने में सक्षम होने के लिए बहुत उत्साहित था। रैपिड सॉलिटरी फिस्ट के साथ एकीकृत बाघ के रूप ने जल्दी से अपनी प्रभावशीलता प्रदर्शित की। अर्जुन ने हर झटके में 80% की शक्ति का प्रयोग किया, प्रतिद्वंद्वी के झटके का सामना सीधे न करने में सावधानी बरती। एक बार उनके हमलों को टकराने के लिए मजबूर होना पड़ा और अर्जुन प्रतिद्वंद्वी के डबल इम्पैक्ट का सामना करने के लिए तैयार था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी की शक्ति अर्जुन की तुलना में बहुत कमजोर थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति लगभग 200,000 जिन थी, जबकि उसके पास लगभग 300,000 जिन की विशाल शक्ति थी। विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई में और विशेष रूप से मौत की लड़ाई में एक व्यक्ति जल्दी से बहुत अनुभव प्राप्त कर सकता है। अर्जुन अकेले अभ्यास करने की तुलना में बाघ के रूप का उपयोग करने से स्पष्ट लचीलापन महसूस कर सका। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि हर बार जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने डबल इम्पैक्ट तकनीक का उपयोग किया तो उसके हाथ एक मजबूत सुनहरी रोशनी में ढक गए। इसके साथ अर्जुन हमले को दूर करने के लिए तैयार रह सका। जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की हथेलियों में सुनहरी रोशनी फिर से देखी तो उसे पता चला कि यही वह एकमात्र समय था जब उसके प्रतिद्वंद्वी का हमला उसके साथ टकराएगा। अर्जुन, जिसने लंबे समय से अपनी आभा को चरम पर पहुंचा रखा था, ने एक भारी आभा लगाने के लिए टाइगर डिसेंट का उपयोग किया। इस आभा के साथ अर्जुन ने अपने पूरे शरीर से शक्ति का प्रयोग किया, जिससे एक विस्फोट हुआ जो आकाश में काटती हुई एक जोरदार कंपन वाली बाघ की दहाड़ के साथ थी। इस बार अर्जुन को फिर से पीछे की ओर उड़ा दिया गया, लेकिन डरावना आदमी भी बड़ी मात्रा में खून उगल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस क्षण वे टकराए, अर्जुन ने बाघ के रूप की सबसे दुष्ट और क्रूर चाल का उपयोग किया था। तारांकन, बाघ की पूंछ का कोड़ा प्रहार, टाइगर टेल व्हिप किक। तारांकन, यह एक बिजली की तरह तेज लात थी। एक भारी शक्ति के साथ उसने सीधे आदमी की छाती पर प्रहार किया, इससे पहले कि वह उसके खिलाफ बचाव कर सके। अर्जुन अपने मजबूत शरीर के साथ खड़े होने के लिए संघर्ष करता रहा। देखना, ये शक्ति बहुत संदिग्ध है। पहली चोट के प्रभाव के खत्म होने से पहले ही दूसरी उतनी ही मजबूत चोट उसके बाद लगा दी जाती है। कोई भी इसका बचाव नहीं कर सकता और इसका एकमात्र तरीका सीधे टकराव से बचना है। शुक्र है कि उसने बाघ की पूंछ का कोड़ा प्रहार की खेती की थी। हालांकि यह छिपकर किया गया था, लेकिन यह व्यवहारिक था। अर्जुन, वेनरेन वुशुआंग ने खून उगलते हुए अर्जुन को देखा और चीख पड़ी। वह कांप रही थी क्योंकि आंसू अनियंत्रित रूप से उसके गालों पर बह रहे थे। मत रो, लड़की, ये दूसरी बार है जब तुम रो रही हो। अच्छी बनो, मुझे एक मुस्कान दो। अर्जुन ने वुशुआंग के आंसू पोंछे। प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक स्वचालित रूप से उसके शरीर में चल रही थी। उसकी चेतना में यिन यांग की छवि ने धीरे धीरे अर्जुन के क्षतिग्रस्त अंगों, मांसपेशियों और हड्डियों की मरम्मत की। अर्जुन के शब्द सुनकर वुशुआंग ने चिंतित होकर अर्जुन के चिंतित और पीले चेहरे को देखा, क्योंकि वह उसे देख रहा था। उसे बहुत गर्माहट महसूस हुई और साथ ही एक ऐसे उत्कृष्ट लड़के के साथ बहुत धन्य महसूस हुआ जिसने उसे पसंद किया। उसने अपने नर्म सफेद हाथ बढ़ाए और अर्जुन के होठों के कोनों पर खून के निशान पोंछ दिए। अर्जुन बेचैन हो गया और हटना चाहता था, लेकिन वुशुआंग ने उसकी बांह पकड़ ली। 169 लहरों की महान स्वर्ण बुद्ध हथेली। उसने अपने हिरण सफेद हाथ बढ़ाए और उसके मुंह के कोने से बहने वाले खून को पोंछा। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन वेनरेन वुशुआंग ने अपनी दूसरी बांह उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली थी। इस क्षण में वेनरेन वुशुआंग कोमल थी। वह सावधानी से अर्जुन के चेहरे से खून के धब्बे साफ कर रही थी, इस गंदगी से अछूती रहते हुए। आओ चलो देखें कि वह आदमी मरा है या नहीं। कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने वेनरेन वुशुआंग को खींचा और उस आदमी की ओर चल पड़ा जिसे उसने अपनी लात से उड़ा दिया था। जमीन पर पड़ा वह हट्टा कट्टा आदमी तो बहुत पहले मर चुका था। उसकी छाती अर्जुन की लात से छिद गई थी और उसके दिल की जगह एक बड़ा खूनी छेद रह गया था। बाघ की पूंछ का कोड़ा प्रहार, टाइगर टेल व्हिप किक, अपने घातक तकनीक होने के नाम के योग्य साबित हुआ। अर्जुन खुद भी आश्चर्यचकित था कि वह इस कौशल को इतनी स्वाभाविक रूप से करने में सक्षम था। अर्जुन को फटे हुए कपड़ों से झांकती हुई चमकदार चांदी जैसी कोई चीज दिखी। उसने उसे लेने के लिए झुका। चांदी के पन्ने। अर्जुन ने चांदी के पन्नों के 9 टुकड़े गिने। प्रत्येक शीट 7 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी थी। पहली शीट के सबसे दाईं ओर सुनहरी मुहर लिपि में 8 अक्षर अंकित थे। 9 लहरों की महान स्वर्ण बुद्ध हथेली, 9 वेव्स ग्रेट गोल्डन बुद्धा पाम। अर्जुन बिना मदद के उस डबल डैमेज को याद नहीं कर सका जो उस हटे कट्टे आदमी ने अभी अभी लड़ाई के दौरान प्रदर्शित किया था। क्या वह इस 9 लहरों की महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की खेती कर रहा था? अर्जुन, यह क्या है? ये वास्तव में चांदी के पन्नों पर दर्ज है। वुशुआंग ने आश्चर्य से उन चमकते हुए पन्नों को देखा। केवल कीमती वस्तुओं को ही चांदी के पन्नों पर दर्ज करना उचित था। चांदी के पन्ने साधारण चांदी के नहीं थे, बल्कि चांदी के सार थे। मात्र 9 चांदी के पन्ने उस सुनहरी सुइयों के बराबर कीमती थे जो अर्जुन के पास थीं।
ये तकनीकों का एक सेट होना चाहिए, अर्जुन ने कहा और बिना किसी हिचकाहट के इसे वू शुआंग को दे दिया। यह एक छोटा इशारा था, लेकिन वू शुआंग को गर्म और सुकून भरा महसूस हुआ। उसने इसे स्वीकार कर लिया और अर्जुन के बगल में खड़ी हो गई। हालांकि वह अनजाने में पन्नों को पलट रही थी, लेकिन उसका ध्यान उन चमकते हुए पन्नों पर नहीं था। अर्जुन ने उस आदमी से एक बंडल निकाला। इसे खोलने पर उसने पैसे के ढेर, नोट, एक किताब और एक चमड़े से बना कागज पाया। एक किताब। अर्जुन खुश हो गया क्योंकि उसे किताबें पसंद थीं। यहाँ तक कि वो शुआंग भी देखने आ गई। अर्जुन ने पहला पन्ना पलटा और दोनों दंग रह गए। स्प्रिंग पैलेस पोर्ट्रेट। स्प्रिंग पैलेस पोर्ट्रेट। पात्र जीवंत और जीवन से भरे हुए थे। पुरुष गंजे और पुरुषत्व से भरे हुए थे क्योंकि उन्हें शक्तिशाली रेखाओं से चित्रित किया गया था, जबकि महिलाएं अतुलनीय रूप से सुंदर थीं, यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण अंगों को भी बारीकी से चित्रित किया गया था। पहले चित्र में एक महिला को बिस्तर पर घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया था। उसके पूरे नितंब ऊंचे उठे हुए थे और एक आदमी उसके पीछे घुटनों के बल था, आधा उसके अंदर। चित्र में महिला आड़ू के फूल की तरह सुंदर थी, आंखें आधी बंद थीं और मुंह थोड़ा खुला था। वह खुश और उत्साहित दिख रही थी, मानो वह इसका आनंद ले रही हो। अर्जुन को वास्तव में उसका मुख चित्र को देखकर प्रतिक्रिया हुई, जो उसके पिछले जीवन में ली गई तस्वीरों से भी अधिक यथार्थवादी लग रहा था। दूसरी तस्वीर और भी अजीब थी। आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका लिंग खड़ा था, जबकि एक शानदार सुंदरता वहां घुटनों के बल बैठी थी, अपने पूर्ण गोल नितंबों को ऊंचा किए हुए। रहस्यमय क्षेत्र अर्जुन के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि चित्र में महिला ने खड़े हुए लिंग को अपने हाथों में पकड़ा था और अपने कामुक छोटे मुंह से इसका हिस्सा चूस रही थी। इस क्षण वू शुआंग ने नीच शब्द निकाला और भाग गई। उसका चेहरा लाल था और दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने केवल मुस्कुराते हुए वू शुआंग के चेहरे की अभिव्यक्ति का आनंद लिया। दोनों ने काफी देर तक उस चित्र को देखा था। अर्जुन परेशान था, वू शुआंग ने वास्तव में इसे इतने लंबे समय तक देखा था। शायद उसे भी यह अच्छा लगा होगा। वू शुआंग, क्या तुम्हें भी यह अच्छा नहीं लग रहा है? अर्जुन विशेष रूप से खुश था। वू शुआंग अभी भी सदमे की स्थिति में थी कि इतनी बड़ी चीज एक औरत के भीतर जा सकती है। उसे दूसरे चित्र से घृणा हुई। उसने नहीं सोचा था कि औरत उस पर चूसेगी। हालांकि वू शुआंग नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट में थी, उसने कभी ऐसे कृत्यों को नहीं देखा था। उसे अंतरंग संबंधों के बारे में पता था, लेकिन उसे इसके आकार के बारे में नहीं पता था, या इस तथ्य से कि महिलाएं अपने मुंह का उपयोग कर सकती हैं। रुको, ऐसी घिनौनी बातें करना बंद करो, वू शुआंग ने शर्माते और घबराते हुए कहा। उसे स्नान के दौरान अर्जुन के सामने खुले होने की याद आ गई। वह चित्र में औरत के समान ही मुद्रा में थी, उसके नितंब ऊंचे उठे हुए थे। इससे उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया। वू शुआंग ने सोचा कि कैसे अर्जुन ने आज सुबह उसके कूल्हों को एकटक देखा था। क्या वह चित्र में जोड़े की नकल करने के बारे में सोच रहा था? अर्जुन, ये शर्मनाक है। अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को रोको। ठीक है, मैं ये किताब रख लूंगा। जब तुम पढ़ना चाहो तो मुझे बताना, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। या हम इसे एक साथ पढ़ सकते हैं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा और किताब बंद कर दी। नरक में जाओ, वू शुआंग ने चांदी के पन्ने अर्जुन की ओर फेंक दिए, जिसे अर्जुन हवा में पकड़ने और रखने में कामयाब रहा। अर्जुन ने इन सभी वस्तुओं को बंडल करने का फैसला किया। अगर 2 कोचवानों का इंतजार न होता तो वह वू शुआंग के साथ छेड़छाड़ जारी रख सकता था। मुर्दे कहानियां नहीं सुनाते। अर्जुन ने जल्दी से एक गड्ढा खोदा और उस हटे कट्टे आदमी को दफना दिया। वू शुआंग, चलो अपने रास्ते जारी रखें। हम स्काईस्वोर्ड सेक्ट के लिए बहुत कम दूरी तय कर पाए हैं। एक पक्षी वाहन के बिना यह वास्तव में असुविधाजनक है, अर्जुन ने एक आह भरते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक उड़ने वाला जानवर, फ्लाइंग बीस्ट, बहुत दुर्लभ है। मुझे तो पता नहीं कि मैं इस जीवन में उन्हें देख पाऊंगी भी या नहीं। वू शुआंग ने दूर रात के आसमान की ओर लालसा से देखा। अपने रास्ते पर वापस और गाड़ी में अर्जुन चांदी के पन्नों में लिखी 9 लहरों की महान स्वर्ण बुद्ध हथेली को पढ़ रहा था। मैं सही था, दूसरी लहर इतना नुकसान पहुंचा सकती है। अर्जुन ने चांदी के पन्नों को मोटे तौर पर पढ़ा और पाया कि ये कदम बुद्ध हथेलियों के समान थे। उसे पता था कि 9 महाद्वीपों की दुनिया में कुछ बौद्ध अनुयायी थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि क्या यह उसके पिछले जीवन के बुद्ध के समान ही था। कहा जाता है कि मध्य महाद्वीप में एक सर्वशक्तिमान बौद्ध संप्रदाय बुद्धिस्ट सेक्ट है, जिसकी स्काईस्वोर्ड सेक्ट से तुलना नहीं की जा सकती। अर्जुन ने सभी अनावश्यक विचारों को एक तरफ रख दिया और 9 लहरों की महान स्वर्ण बुद्ध हथेली को स्कैन करना जारी रखा। जैसा कि नाम से पता चलता है, तकनीक में 9 लहरें थीं, प्रत्येक की क्यूब चीख जुटाने का अपना तरीका है और पिछली लहरों को आधार के रूप में उपयोग करती है। पहली लहर को पूर्ण करने के बाद एक व्यक्ति अपनी शक्ति में 10% की वृद्धि को नहीं बढ़ाती है। ये पहली लहर के लगभग तुरंत बाद, केवल एक पल के बाद छोड़ी जाती है। तीसरी लहर के पूर्ण होने के बाद ये प्रारंभिक नींव के शीर्ष पर शक्ति की एक और लहर बढ़ा देगी।
यह अभी भी किसी की अपनी शक्ति का उपयोग करती है, लेकिन पहली लहर की शक्ति 20% तक बढ़ जाएगी और दूसरी लहर की 10% तक। जब इसे निष्पादित किया जाता है तो पहली लहर हमेशा अंत में निष्पादित होगी, जिसका अर्थ है कि सबसे घातक शक्ति हमेशा अंत में आएगी। यह एक ऐसा हमला था जो एक के बाद एक कई लहरों में आता है, और चौथी लहर इसी पर चलती है। 9वीं लहर हमले को नहीं बढ़ाती है, लेकिन इसमें 8वीं लहर की तुलना में 10% अधिक शक्ति होती है या पहली की तुलना में 80% अधिक। क्या ऐसी शैतानी तकनीक? अर्जुन अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका।